राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। रमेश बैस को महाराष्ट्र के राज्यपाल पद का प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 13 राज्यपालों और उपराज्यपालों का तबादला किया। इसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल भी शामिल है। कुछ दिनों पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर अधिक समय तक रहने में असमर्थता जताई थी। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी थी और मुंबई दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसा अनुरोध किया था। इस बीच रविवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की इस मांग को मान लिया गया है और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर होने के बाद रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस है। इससे पहले उन्होंने त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल का पद संभाला था। 2 अगस्त 1947 को जन्मे रमेश बैस ने वाजपेयी सरकार के दौरान राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। रमेश बैस 7 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक साधारण भाजपा कार्यकर्ता के रूप में की थी। उन्होंने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश के विधायक के रूप में भी कार्य किया। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाता है जो एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर होने के बाद राज्य भर के विपक्षी नेता ने खुशी जाहिर की है। राज्यपाल के इस्तीफे पर एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने भी प्रतिक्रिया दी है। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि महाराष्ट्र बच गया। ये बहुत अच्छा फैसला है। ये फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था। एक लाख से अधिक संपत्ति कर बकाया रखने वाले 350 नागरिकों को नगर निगम ने जब्ती का नोटिस जारी किया है। ये राशि नोटिस देने के 5 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है, अन्यथा संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की चेतावनी मनपा ने दी है। नगर निगम क्षेत्र में आवासीय संपत्ति धारकों द्वारा 28 फरवरी तक संपत्ति कर का भुगतान करने पर 50% ब्याज माफ करने की रियायत दी गई थी। हालांकि तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने पर संपत्ति जब्ती की चेतावनी मनपा ने दी है। वहीं मनपा के सर्वे में सामने आया है कि नगर निगम क्षेत्र में 1,75,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों में नई और पुरानी दोनों तरह की संपत्तियां शामिल है। कोरोना के कारण विगत 2 वर्षों से नागरिकों द्वारा संपत्ति कर का भुगतान न करने के कारण बकाया बढ़ गया है। इसलिए नगर निगम ने 28 फरवरी तक टैक्स चुकाने पर जुर्माने में 50% की छूट देने की योजना लागू की। 1 लाख से अधिक संपत्ति कर बकाया रखने वालों को जोनवार नोटिस देने का अभियान मनपा ने शुरू किया है। अमरावती के गांधी चौक पर स्थित डीपी में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। अमरावती शहर के गांधी चौक स्थित मुख्य बाजार पे डीपी में शॉर्ट सर्किट के कारण सुबह करीब 10 बजे आग लग गई। ये काफी व्यस्त इलाका होने के कारण स्थान पर कुछ देर के लिए नागरिकों में काफी अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना जैसे ही दमकल विभाग को मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक डीपी पूरी तरह जल गई थी। बिजली वितरण कंपनी के कर्मचारियों और दमकल कर्मियों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। अंजनगांव सूजे में शादी के बारात के दौरान 2 समुदाय आमने सामने आ गए, जिसके चलते परिसर में तनाव बना रहा। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
दरअसल अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में मयूर भास्कर की शादी थी। इस खास मौके पर दूल्हे की बारात भी निकाली गई। इस बीच दूसरे समुदाय के युवकों ने बारात में पहुंचकर दुल्हन की फोटो निकालने लगे। युवकों की इस करतूत को देख बारात में मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर बारातियों और युवकों के बीच मारपीट और गाली गलौज हुई, जिसके बाद इलाके में तनाव बना रहा। हालांकि थानेदार दीपक वानखेड़े व पुलिस स्टाफ ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया और बहस कर रही युवकों को हिरासत में लिया। राहुल पुरुषोत्तम दातेर की शिकायत पर मोहम्मद उबर सबुद्दीन, मोहम्मद मोइनुद्दीन, रिजवान उर्फ सोनू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही मोहम्मद उबैद सबीरुद्दीन की शिकायत पर गणेश उर्फ चीन अवसरे, राहुल पुरुषोत्तम दातेर, कुलदीप दातेर, भूषण पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। काल मयूर भास्करची लग्नाची मिरवणूक होती। त्या लग्नामध्ये त्यांनी फार मोठा बँड हा लावला होता। त्याच्यामध्ये त्यांनी कोणत्याही प्रकारची पोलिसांकडून परवानगी घेतली नव्हती। सदरची मिरवणूक ही पानाटाई येथे आली असता काही मुस्लिम युवकाने महिला नाचत असताना फोटोची शूटिंग केली त्यांची। या कारणावरून हिंदू आणि मुस्लिम या दोन गटामध्ये बाचाबाची झाले। बाचाबाचीचे रूपांतर हाणामारीत झाले आणि तिथे फार मोठा जमला होता। तात्काळ आम्ही सर्व घटनास्थळी पोहोचलो आणि परिस्थिती शांत केली आणि दोन्ही गटाच्या तक्रारी घेऊन एकमेकांच्या विरोधात आपण 324, 323, 504, 506 अन्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्यामधली 5 आरोपींना अटक केलेली आहे। 3 आरोपी फरार आहे। व्हिडिओ शूटिंगमध्ये आणखी काही लोक जर जमावाला चिथावणी देत असेल किंवा काही त्यांच्या हातात हत्यार असेल त्यांना सुद्धा या गुन्ह्यात आपण सहभागी करून घेणार आहोत। सध्या गावात शांतता आहे। अमरावती में शहर के नजदीक नंदगांव पेठ और आगे कारंजा घाटगे टोल बूथ पर फास्टैग के जरिए वाहन चालकों से लूट हो रही है। वरिष्ठ वकील और महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप महल्ले ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। एडवोकेट महल्ले ने कहा कि लूटी गई रकम बहुत मामूली है, लेकिन अगर खुलेआम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर लोगों के जेब से ठगी की जा रही है तो ये सही नहीं है। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर मांग नहीं मानी गई तो वो सुप्रीम कोर्ट तक लढेंगे। ये फास्टॅग प्रत्येक वाहनाला, चारचाकी वाहनाला लावणं कंपल्सरी केलेलं आहे सरकारने आणि फास्टॅगमध्ये पैसे जर नसले तर तुम्हाला प्रत्येक वाहनाचे डबल टोल नाका चुकवावा लागतो। म्हणून साधारणतः सर्वसाधारण माणूस हा आपल्या आपल्या वाहनाला फास्टॅग अटॅच करतो। एक तर त्यामध्ये पैसे लोड करतो, नाही तर तो आपल्या डायरेक्ट अकाउंटला अटॅच करून घेतो आणि म्हणून मग तुमच्या फास्टॅगमधले पैसे तुमचं वाहन तिथून पास झालं की आपोआप ओढले जातात। ते जर विहित दराने ओढले गेले तर ते नियमानुसार आहे, परंतु विहित दरांपेक्षा जर प्रचंड जास्त पैसे जर ओढल्या जात असतील तर हा सायबर क्राईम आहे। कॉम्प्युटरद्वारा केलेला क्राईम आहे। तुमच्या खात्यातून पैसे काढून घेण्याचा क्राईम आहे। त्याकरता माझ्याजवळ असलेल्या पुराव्यांसहित मी काल सायबर क्राईम डिपार्टमेंटला रिपोर्ट केला आणि त्यांना विनंती केली की याच्यामध्ये जे लोक इन्वॉल्व असतील त्या सगळ्यांवर कारवाई करा। त्यांना जेलात टाकण्याची गरज आहे, कारण त्यांनी लोकांच्या अकाउंटशी, लोकांच्या पैशाशी, लोकांच्या फास्टॅग अकाउंटशी खेळण्याचा अत्यंत निंदनीय प्रकार सुरू केलेला आहे। जर सायबर क्राईम डिपार्टमेंटनी मी दिलेल्या FIRचा प्रॉपर कॉग्निझन्स घेऊन संबंधितांवर गुन्हे नोंदवले नाही तर मला उच्च न्यायालयात जाऊन त्यांच्या विरुद्ध तशी डायरेक्शनसुद्धा आणण्याची गरज पडू शकते। अमरावती में इरविन अस्पताल में मरीजों की ठगी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने सोना, चांदी और अन्य आभूषणों को जब्त किया है। अलीमनगर की 55 वर्षीय रुखसाना बी शेख कादर अपने रिश्तेदार रजिया बी अहमद शाह को इलाज के लिए इरविन अस्पताल ले गई। इस बीच अस्पताल में ही एक व्यक्ति फोन पर जोर जोर से बात कर रहा था कि प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक मरीज को 5-5 हजार रुपए का वितरण किया जाए। इस संदर्भ में पीड़िता महिला ने जब आरोपी से पूछा तो उन्होंने कहा कि पैसा तो गरीब मरीज को ही मिलेगा, लेकिन अगर आपको पैसा चाहिए तो आधार कार्ड और जेवरात दिखाने के लिए ले आओ। आरोपी की इस बात पर महिला झांसे में आ गई और उसने
अपनी महिला रिश्तेदार के गहने लाकर दिए। आरोपी ने सभी गहने अपने पास रख लिए और उसकी नजरों से बचकर फरार हो गया। ठगी होने के बाद महिला ने सिटी कोतवाली थाने में तहरीर दी। अपराध की जांच के दौरान पुलिस ने औरंगाबाद के नेहरू नगर निवासी 42 वर्षीय आसिफ खान खलील खान को 8 फरवरी को हिरासत में लिया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी हुए 92,000 के जेवरात को जब्त किया है। अमरावती में कई कपास उत्पादक किसानों ने मूल्य वृद्धि की उम्मीद में कपास को घर के अंदर जमा कर रखा था, लेकिन अब एक बार फिर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वर्तमान में भी कपास के दामों में इजाफा नहीं होने से किसान परेशान हैं। भारी बारिश के संकट से बची खड़ी फसल के रखरखाव के बाद बचे हुए कपास का दाम मिलने की उम्मीद किसानों को थी। कई किसान अभी भी अपने घरों में कपास रखे थे। पिछले साल कपास की कीमत कम समय में ही 10,000 की सीमा को पार कर गई थी। उस समय कपास की औसत कीमत 12,000 रुपए थी। यही कारण है कि इस वर्ष भी अमरावती में अच्छे दाम मिलने की आशा में किसान था, लिहाजा अब दाम नहीं मिलने से किसान परेशान हो गया है। आजकल हर जगह वैलेंटाइन वीक मनाया जा रहा है। इस बीच एक पति पत्नी ने वैलेंटाइन वीक को खास तरह से मनाने का फैसला लिया है। इस मौके पर उन्होंने शहर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। आजकल हर जगह वैलेंटाइन वीक मनाया जा रहा है। हालांकि इस वैलेंटाइन वीक पर अमरावती में पति पत्नी के लिए संयुक्त रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर पवन जाजोदिया की स्मृति में लगाया जा रहा है और रक्तदान की ये परंपरा पिछले 18 वर्षों से चली आ रही है। 100 से अधिक जोड़ों ने रक्तदान किया है। रक्तदान करने से किसी की जान बच जाती है, इसलिए इस शिविर में पति पत्नी मिलकर भाग लेते हैं और रक्तदान करते हैं। अमरावती रक्तदान समिति 18 साल से इस गतिविधि को संचालित कर रही है और महेंद्र भूतड़ा ने इस अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित करने और अधिक से अधिक रक्त एकत्रित करने और इसे ब्लड बैंक में जमा करने का आह्वान भी किया है। आता व्हॅलेंटाईन डे सप्ताह चालू आहे। व्हॅलेंटाईन डे सप्ताहात टेडी डे, किस डे, हग डे, प्रपोज डे, अजून कोणते कोणते डे असतात। व्हॅलेंटाईन डेच्या निमित्तानं आम्ही समाजाला हा मेसेज देऊ इच्छितो की व्हॅलेंटाईन डे निमित्त इतर सगळेच जण सर्वच जण काही ना काही करत असतात, पण आम्ही रक्तदान करून जीवनदान देण्याचा प्रयत्न केलेला। या निमित्तानं मी असा मेसेज देईल की बाकीचेही उपक्रम आपण करतोच, बाकीचेही सर्व एक्साइटमेंट असतातच, पण त्याचप्रमाणे जर अशा प्रकारचं काही केलं तर आपण समाजाला देऊ शकतो आणि जीवनही वाचवू शकतो। भारतीय परंपरेनुसार तुम्ही व्हॅलेंटाईन डे साजरे करा। पती पत्नी दोघी मिळून रक्तदान करतात। कोणत्याही पेशंटला ते रक्त मिळते आणि त्यांची जान वाचते। म्हणून आमचा गेल्या 18 वर्षापासून हा उपक्रम नियमितपणे सुरू आहे आणि प्रत्येक वर्षी 100 ते 150 पती पत्नी इथे येऊन नियमित रक्तदान करतात। की लोकांना सर्व लोकांना नम्र विनंती करतो की त्यानेही आपल्या आपल्या एरियात, आपल्या आपल्या शहरात, आपल्या आपल्या गावात असे रक्तदान शिबिर आयोजित करावे। असे जमत नसेल तर कसे ना कसे करून कोणत्या ना कोणत्या निमित्त रक्तदान शिबिरे आयोजित करून लोकांना रक्तदानासाठी प्रोत्साहित करावे आणि जास्तीत जास्त रक्त गोळा करून रक्तपेढीला द्यावे। अमरावती बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए यूसीएन न्यूज़।